नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं 65th बीपीएससी में रैंक 2 हासिल करने वाली चंदा भारती जी। वेलकम चंदा टू स्टडी आईक्यू। Thank you so much, Divyanshi. I'm feeling privileged to be at this platform. चंदा जी, हमें बहुत खुशी है कि आप एग्जामिनेशन की टॉपर हैं और आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है इस एग्जामिनेशन में, और एकदम टॉप रैंक हासिल करना वो उससे भी बड़ी बात। क्या आपने सोचा था कि सेकंड रैंक आ जाएगी, टॉप करेंगे? दिव्यांशी, इससे पहले मैंने 60 बीपीएससी दिया था। उसमें I got 684 rank and I was allocated Bihar Revenue Service. तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन exactly I was sure about my selection, but as you said कि getting rank 2, this was what I thought about. I mean, I'm very lucky. I'm feeling very happy. But exactly being among top 10, it's a rare feat, and I'm happy for this. बिल्कुल, जैसे मैम ने कहा कि टॉप रैंक हासिल करना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, और ये बिल्कुल ये बहुत ही यूनिक सी बात है टॉप रैंक लाना इतने बड़ी एग्जामिनेशन में। चंदा जी, मैं चाहती हूँ आप सभी को बताएं बीपीएससी प्रिपरेशन में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने क्लास 10th किया है डीएवी पब्लिक स्कूल पाकुड़ से 2010 में, और फिर क्लास 12th 2012 फ्रॉम बीपीएस बोकारो। उसके बाद मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम बीआईटी सिंधरी धनबाद, एंड आई गॉट पास्ड आउट इन 2017। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड एज वेल पूरा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला है फैमिली का। तो मैंने हमेशा से यही सोचा था कि हाँ, सिविल सर्विसेज ही करना है, एंड नाउ आई हैव गॉट इनटू इट। चंदा जी, ये जो सिविल सर्विस की जो जर्नी रहती है वो बहुत स्पेशल रहती है। मैं चाहती हूँ ये जो शुरुआत हुई आपकी सिविल सर्विसेज की, उसको आप हमारे साथ शेयर करें। सिविल सर्विसेज की शुरुआत से लेकर आज तक जब आपने रैंक 2 हासिल करनी है फाइनली। मुझे याद है छोटे में बचपन में मम्मी पापा हमेशा बोला करते थे न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही डेवलप करी। तो इस चीज को लेके आगे भी चलना, और इस मोटिवेशन के साथ जो मोटिवेशन मुझे मेरे फैमिली से मिला कि अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाते हो एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, तो ऑब्वियसली आप लाइफ में वर्थ अचीव कर रहे हो। तो फिर कहीं ना कहीं माइंड में ये था, और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जैसा कि मैंने बोला मुझे पहले से ही थी। तो क्लास 10th और क्लास 12th करने के बाद व्हेन आई डिसाइडेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था। तो इट्स लाइक कि सिविल इंजीनियरिंग इज माय इंटरेस्ट एंड सिविल सर्विसेज इज माय ड्रीम। तो आई डिसाइडेड इन द कॉलेज इन वेरी फर्स्ट ईयर, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, और इसलिए सिविल इंजीनियरिंग को मैंने ऑप्शनल रखने का भी फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया था। तो फिर ये कॉलेज के 4 साल भी मैंने 4 साल पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करी, और साथ में जो भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जीएस को लेके कॉलेज में कहीं ना कहीं मेहनत करके पढ़ लिया था। और इसके साथ मैं ये भी बोलूंगी कि ये मतलब जैसा कि आपने बोला मेरी जर्नी, तो ये ऑब्वियसली बहुत लंबी जर्नी है जब आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस अभी तक आके आपने बहुत चीजों के थ्रू गो थ्रू किया होता है। बहुत बार आपकी नजर सराउंडिंग सोसाइटी पे भी पड़ती है। तो मैं जब भी अंडर प्रिविलेज्ड या फिर कुछ पैथेटिक सिचुएशंस को देखती थी, तो मेरे मन में ये चीज फिर से आ जाती थी कि हाँ, मम्मी पापा ने कहा था ये चीज हमेशा से कि अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो आप बहुत सही कर रहे हो लाइफ में। तो फिर ये मोटिवेशन भी बीच बीच में हमेशा ही मिलती रहा, और इंटीग्रेटेड विथ माय स्टडीज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज डेज ओनली मैंने ये प्रिपरेशन जैसा कि बोला स्टार्ट कर दी थी। और कॉलेज की मुझे लगता है सेकंड थर्ड ईयर से ही मैंने रेगुलरली जो हिंदू हिंदू एडिटोरियल डिस्कशंस वगैरह होती है वो देखना शुरू कर दिया था। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट से पहले भी थी, बट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अब मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कॉलेज डेज से ही एडिटोरियल और प्रीलिम्स की जो न्यूज होती है उसे फॉलो अप करना शुरू कर दिया था। आज तक ये चीजें कर रही
कॉलेज के फाइनल ईयर में जब कॉलेज के फाइनल ईयर में आई वाज सर्विंग एज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो तभी मुझे हमेशा से कल्चरल एक्टिविटीज, लीडरशिप वाली एक्टिविटीज जो होती थी, काफी इंटरेस्ट थी उसमें। तो मैंने उस समय भी मेरा प्लेसमेंट हुआ, बट आई डिडंट जॉइन दैट बिकॉज हमेशा से जैसे कि कहा कि सिविल सर्विसेज ही करना था। तो फिर 2017 में जब पास हुई एंड लकीली आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन माय कॉलेज। तो इस चीज में जो मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा था कि मुझे एज एन ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग को रखना है, काफी मोटिवेशन मिला कि हाँ मैंने सही डायरेक्शन में अभी तक मेहनत करी है। और साथ में कहीं ना कहीं मेरा बेस ऑलरेडी इन 4 सालों में बन गया था। तो आफ्टर दैट, आफ्टर 2017 मैंने पूरे एक साल अपने ऑप्शनल पेपर सिविल इंजीनियरिंग को फ्रॉम सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। क्योंकि कॉलेज के 8 सेमेस्टर आप हर सब्जेक्ट को पढ़ते हो अलग अलग सेमेस्टर्स में, और वो नॉलेज गेन करने के लिए, बट एग्जैक्टली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने 2017 से 18 एक साल मैं बोलूंगी मैंने सिविल इंजीनियरिंग को दिया है। और फिर उसके बाद मैंने फिर 64th बीपीएससी भी लिखा, तो साथ में तैयारी कर रही थी। और जब मेरा ऑप्शनल पेपर पे मुझे कमांड आ गया फाइनली, तो चूंकि मैं अपनी जीएस के पेपर्स कॉलेज के डेज में पढ़ चुकी थी, तो मैंने फिर से उसको अच्छे से रिवाइज करा, अच्छे से उसे प्रिपेयर करा। और मैं 65th बीपीएससी स्पेशली अगर बताऊं, जिसमें मुझे सेकंड रैंक प्राप्त हुई है, तो उसके सिलेक्शन को लेके मैं बोलूंगी कि मैंने बहुत पहले से ही जैसे कि 64 बीपीएससी लिख रखा था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तो श्योरिटी थी, बट और ये भी था कि मैंने 64 बीपीएससी से बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह। और भी जो चीजें उसमें गलतियां करी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी एग्जाम को एक बार अच्छे से इतने करीब से देख चुके हो, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको जब भी लिखोगे तो पहले से बेटर ही लिखोगे, क्योंकि आपको अपने फ्लॉज पता होते हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हो ये पता होते हैं। तो फिर इन चीजों ने मेरी काफी हेल्प करी 65th बीपीएससी में। और 65th बीपीएससी को मैंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से दिया, और जिसका नतीजा आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही। और अगर मैं मैम की बात करूं तो अगर डिटर्मिनेशन, पैशन और इंटरेस्ट का एक बेहतरीन समावेश हो तो वो चंदा भारती मैम। उन्होंने स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, और जो ऑप्शनल है, जो इनका ट्रेड था सिविल इंजीनियरिंग, उसी में। मैम कई बार ऐसा होता है कि जो इंजीनियर्स रहते हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत बल्कि रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें कई सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर, जियोटेक, बहुत अलग अलग। किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को सस्टेन करना है और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल लेकर पढ़ाई करनी है? दिव्यांशी, जैसा कि आपने पूछा कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे वास्ट रखते हैं, वास्ट सिलेबस जान के प्रेफर करने से डरते हैं, या फिर जो भी रीजंस हो उनके। और मेरा तो, क्योंकि मैंने बताया सिविल इंजीनियरिंग में मुझे काफी इंटरेस्ट था, सिविल सर्विसेज मेरा ड्रीम, एंड आई इंटरमिंगल्ड बोथ दीस थिंग्स एंड आई कन्वर्टेड इट टू रियलिटी। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, जो लोग सभी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको सीख करने का, या फिर इसका फर्दर क्या एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके क्या रेट है, ग्रोथ रेट है, ये अगर समझना चाहते हैं, तो उन्हें बोलना चाहूंगी कि अगर आपके सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इतने सारे पेपर्स होते हैं, इतने सारे फॉर्मूला, इतने सारे क्वेश्चन, अलग अलग थ्योरी, हर क्वेश्चन में आप डाइवर्सिटी होती है, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कर रखा है, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, मैंने भी काफी टाइम दिया है सिविल इंजीनियरिंग में, कॉलेज डेज में भी जो 8 सेमेस्टर हुए जीएस की पढ़ाई के साथ, और उसके बाद 2017 से 18 एक साल मैंने रिग्रेसली सिविल इंजीनियरिंग को दिया है। तो मुझे काफी टाइम लगा है इसका कंसेप्ट बिल्डअप करके ब्रश अप करने में। एक बार आप बिल्ड करते हो कंसेप्ट, फिर उसको ब्रश करते हो अच्छे से। तो फिर ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग में मेहनत की बहुत जरूरत है। और अगर सिलेबस की बात करें कि बीपीएससी के सिलेबस से कॉलेज के का करिकुलम कैसे अलग है या सेम है, तो पहली बात तो फिर कि सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज होते हैं, बुक्स ऑलमोस्ट
सब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे कि जो भी सो स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, इरिगेशन एटसेट्रा, सब कुछ वो सेम होते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस होता है हर सिलेबस में, जब ऑल्दो सब्जेक्ट सेम होते हैं। और बीपीएससी का सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पहले तो आप उसके सिलेबस को अच्छे से जब देखोगे तो आप उसमें एक पार्ट पाओगे जिसमें क्वाड्रेंट लैंग्वेज से जुड़े क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बोली थी, मैंने जैसे कि 64th बीपीएससी में काफी गलतियां करी थी, तो 65th बीपीएससी में उससे काफी कुछ सीखा, और उन गलतियों में एक बहुत ही मेजर मिस्टेक कहें या इसे ब्लंडर कहें, तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में मैंने की थी कि एक क्वेश्चन होता है फॉरेन लैंग्वेज का जो 50 मार्क्स का होता है, और कंपलसरी क्वेश्चन होता है। क्योंकि मैंने बीपीएससी के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी थी, बट चूंकि मेरा पटना बेस नहीं है, काफी दूर रहती हूँ मैं वहां से, तो मुझे वो नहीं मिला था। तो मुझे लगा था कि ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे भी तो मे बी we would be having a choice, but it was a compulsory question, तो मैंने उस क्वेश्चन को 50 मार्क्स के क्वेश्चन टच भी नहीं करा था, because I was not knowing anything about that in 64 years। इस चीज को पे अच्छे से वर्क किया मैंने, पूरी फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, कुछ नॉर्मल जो इधर उधर से नोट्स मिल जाते हैं, तो मैंने उस चीज को अच्छे से पढ़ा, उस पर वर्क किया। क्योंकि ऑब्वियसली 50 मार्क्स इज अ वेरी बिग डील इन एग्जाम, वेरी वेरी बिग डील, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। तो मुझे ये चीजें ना हेल्प करी, और इस वे में भी बीपीएससी का सिलेबस डिफरेंट है। और ऑब्वियसली अगर आप बीपीएससी में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग को रखना चाहते हो, तो आपको पहले तो बीपीएससी के ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पूरा फॉलो होना पड़ेगा। आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी कि हाँ, इस एज एन ऑप्शनल बीपीएससी में इसकी डिमांड अलग कैसे है, क्योंकि यूपीएससी में काफी अलग चीजें हो जाती है, सिविल इंजीनियरिंग में इसके क्वेश्चन का पैटर्न इज टोटली डिफरेंट। तो एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस सी दैट। और अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको परस्यू कर सकते हैं, तभी ले, क्योंकि इंटरेस्ट इन लॉन्ग रन, इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और सिलेबस तो इन एडिशन वेरी वास्ट है इसका, आपको बहुत फॉर्मूलाज मेमोराइज करने पड़ेंगे, बहुत चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दो चीजें, एक पहले तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग, और दूसरा फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में आपको चेक कर लेना, तभी इस चीज को लेके आप परस्यू। ये तो मैम आपने समझा दिया कि सिलेबस को समझने, और अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में ही सोच लिया है कि इसको एज एन ऑप्शनल परस्यू करना है, तो आपको सिलेबस कंपेयर करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का और बीबीएससी का। अगर ये सारी चीजें ध्यान में रख के वो तैयारी करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो ऑप्शनल पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है? एज एन ऑप्शनल पेपर जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर एग्जाम में जब अपीयर हो रहे होते हैं, तो पहले तो दो चीजें जो मैंने और फेस करी थी वो थी टाइम क्रंच, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के 4-5 पार्ट होते हैं, और आपको जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, टाइम क्रंच में आपको पहले तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आपका थोड़ा टाइम लग जाए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मे बी शायद आपने हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला कि 4-5 पार्ट रहते हैं, तो आपको मे बी उसका एक पार्ट आता हो, 4 पार्ट कहे 3 पार्ट या 4 पार्ट आता हो, एक पार्ट नहीं आता हो, दूसरे क्वेश्चन में मे बी आपको सारे आते हो बट थोड़ा कम कम आते हो, ऐसी कुछ चीजें होती हैं लोगों के साथ। तो फिर आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना और साथ में 3 घंटे में उस पेपर को पूरा करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, दैट इज व्हाट आई फील। और एक और चीज बोलूंगी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। और जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ नहीं हो सकता है। बट हाँ, उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि बीपीएससी ने साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करा है, बट एट द सेम टाइम उसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यू डोंट, इन मैनी ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन में भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़े,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर हमने बच्चों को वो चीज अलाउ नहीं करी है तो वो चीज सिर्फ कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हम ना पूछे जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो कुछ चीजें हैं जो एक तो टाइम पे पेपर को खत्म करना, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कम टाइम। मैम ये सारी बातें आपने बताई कि किन किन बातों का ध्यान रखना, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि शायद ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी शायद करें तो पेपर के दौरान हमारा जो इंस्टिंक्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काम आ जाए। लेकिन आपको ये ऑलरेडी पहले से ही चॉक आउट कर लेनी चाहिए हर एक माइन्यूट डिटेल, क्योंकि एक एक नंबर में रैंक इधर से उधर हो जाती है। जब सिविल इंजीनियरिंग इज एन ऑप्शनल पेपर हम लिखते हैं, आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है? मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड जो होता है उस चीज को आप एड्रेस करते हो, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, आप क्वेश्चन डिमांड को एड्रेस करो, टू द पॉइंट लिखो। क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज पेपर नहीं है जिसमें आपको बहुत सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। इसमें इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है और आंसर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो आंसर स्ट्रक्चरिंग कि बस इतना कि ऑब्वियसली आपने सारे डेटा पुट करे हो, कैलकुलेट सारे स्टेप्स को सही से दिखाया हो वहां पे, और फिर आपका कैलकुलेशन भी सही आया हो, लेकिन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें, उसे अच्छे से स्ट्रक्चर दे, आंसर में स्पेस दे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ आंसर तो नहीं देखते होंगे, दे लुकिंग ऑल योर फॉर्मूलाज एंड स्टेप्स जो आप आंसर में पुट कर रहे हैं। मैम ये तो हमने ए टू जेड बात कर ली कि सिविल इंजीनियरिंग अगर आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। और मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइसेस सभी चंदा मैम ने दी अपने एक्सपीरियंस से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 64th बीपीएससी से 65th बीपीएससी क्या ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स रहे जो आपने रियलाइज किया, जिन पे आपने काम किया और 65th बीपीएससी में रैंक 2 हासिल की? अगर हम 3 क्रिटिकल पॉइंट्स जानना चाहें आपकी जर्नी से। पहले तो ये है कि 64th बीपीएससी को जब मैंने अटेम्प्ट करा तो फिर ऑब्वियसली आपके जो स्टेट पीसीएस के पेपर्स होते हैं वो बाकी चीजों से अलग होते हैं, उनके डिमांड अलग होते हैं क्वेश्चन। तो मुझे ये चीज फील हुई कि जैसे पेपर 1 होता है, पीएस पेपर 1 होता है, उसके 3 पार्ट, हिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और तीसरा स्टैट्स। 64 बीपीएससी गलती करी थी, स्टैट्स के क्वेश्चन को ऑल्दो मैंने बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट करा, बट आई टुक अ क्वाइट लॉन्ग टाइम इन दैट, क्योंकि मैंने पहले से उससे प्रैक्टिस नहीं किया, ये तो बन ही जाएगा। बट ऑब्वियसली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं आपके लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट। तो मैंने इस चीज पे भी वर्क करा 65th बीपीएससी में कि मैंने पहले से स्टैट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ताकि मैं टाइम कम कंज्यूम, क्योंकि तो ऑब्वियसली वो चीज हुई। और एक और चीज होती है कि जो पार्ट 1 होता है हिस्ट्री, तो उसके क्वेश्चन आते हैं हर, तो बट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप वहाँ पे स्पीड में देख पाओ और बाकी चीजों को ज्यादा टाइम दे पाओ। जैसे जो भी डायनेमिक चीजें आई करंट अफेयर्स वाली, अगर इन चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे, लिखते जाओगे, तो आप वहाँ पे दूसरे आंसर्स को ज्यादा टाइम दे पाओगे, उस चीज को स्पीड में कर पाओगे। ये कुछ चीजें मैंने सीखी। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने, उसमें क्या गलतियां करी, और ये कुछ चीजें हैं जिसने मुझे हेल्प करी। एक और चीज है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने 65th बीपीएससी के लिए बहुत की है, तो फिर इस चीज ने भी मेरे आंसर्स को इनहांस किया है। और मेरा छोटा भाई है जिसके हेल्प से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, उसके आंसर्स मैंने बहुत सारे चेक करे हैं, जिससे मुझे हॉलिस्टिकली आंसर्स को लिखने का आइडिया आया, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं मिस आउट करती थी, तो मुझे लगता था इन आंसर्स को कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे आंसर्स में भी होने चाहिए। और टॉपर्स के भी जो आंसर्स होते हैं उनको भी मैं रीड आउट बहुत करती थी। तो आंसर एक प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, आंसर रीडिंग प्रैक्टिस भी बहुत। ये कुछ पॉइंट बताए और मैम ने इन सभी जो पॉइंट्स हैं उन पे वर्क किया, जो गलतियां 64th बीपीएससी में रह गई थी, और 65th में उन्होंने उन पे काम किया और रिजल्ट हम सभी के सामने है। मैम किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान
जो भी ऑनलाइन मटेरियल्स है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, उसकी बहुत हेल्प हुई है। एंड आई थिंक इन दिस डिजिटल इंडिया ऑब्वियसली आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं इसके थ्रू। आप कहीं भी बैठ के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आगे जा सकते हो, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। और मेरे इस जर्नी में मैंने बहुत यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ों को सर्च किया है, सर्व किया है। मैंने स्टडी आईक्यू के भी वीडियोस देखे हैं, उसने भी मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करी है। तो ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर गुड थिंग्स एज़ वेल एज़ टेलीग्राम वगैरह है, वहाँ भी आपको काफ़ी मटेरियल्स मिल जाएँगे सब्जेक्ट अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच चंदा जी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। हमें बहुत खुशी है कि आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।